सुधीर जैसे ही वहां पहुंचता है, अमृता उसकी पहुंच से दूर जा चुकी होती है। वो गुस्से से ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि आदित्य तेजी से आते हुए अमृता को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। आदित्य की आंखें वापस से पहले जैसी हो गई थी। वही सुधीर जैसे ये सब देखता है। उसे अमृता की वो मुस्कान और वो बात याद आने लगती है। आदित्य के होते तुम मुझे नहीं मार सकते। ये याद आते हुए वो गुस्से से आदित्य और अमृता को देखते हुए मन में कहता है, तो ठीक है, सबसे पहले मैं इस आदित्य को ही खत्म कर देता हूं। आदित्य अमृता को अपनी गोद में उठाते हुए वहां से अपने साथियों के पर ले जाता है और वहां पर पत्थर से बनी बैठने की जगह पर अमृता को लेटाते हुए वहीं उसके पास घुटनों पर बैठ जाता है। अमृता का चेहरा लाल पड़ गया था। उसके एक गाल पर सुधीर की उंगलियों के निशान थे और होठों के किनारों से हल्का हल्का रक्त बह रहा था। उसके कंधों और पेट पर भी बहुत सी खरोंचें थीं। अमृता की हालत देख आदित्य का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वही आदित्य के पीछे खड़ा बसी आदित्य को गुस्से में देख परेशान होते हुए कहता है, आदित्य संभालो, खुद को गुस्से से कुछ ठीक नहीं होगा। आदित्य बसी की बात सुनकर भी अनसुनी कर देता है। वो अमृता के होठों के किनारे से अपनी उंगली से रक्त को साफ करते हुए गुस्से से मुट्ठी कस लेता है। प्रतियोगिता अधिकारी ने सुधीर और आदित्य को विजेता घोषित कर दिया था और अगले मुकाबले की घोषणा भी कर दी थी। आदित्य वहां से खड़ा होते हुए मैदान की ओर जाने लगता है। सुधीर पहले से ही मैदान में खड़ा था और शैतानी मुस्कान के साथ आदित्य को देख रहा था। जैसे ही आदित्य मैदान में पहुंचता है, प्रतियोगिता अधिकारी मुकाबला शुरू करने का इशारा कर देता है। मुकाबला शुरू होते ही सुधीर तेजी से आदित्य के पास आता है और एक जोरदार मुक्का आदित्य के चेहरे पर मार देता है। आदित्य लगभग गिरने ही वाला था, पर वो अपनी जगह पर खड़ा रहते हुए खुद को संभाल लेता है और वापस से सुधीर को देखते हुए खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है। सुधीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वो आदित्य की मुस्कान से एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन अगले पल ही वो खुद को संभालते हुए आदित्य के ऊपर एक और हमला कर देता है। पर इस बार उसका हमला आदित्य को छूता उससे पहले ही आदित्य उसके हाथ को पकड़ लेता है। जैसे ही आदित्य उसके हाथ को पकड़ता है तो उसे सुधीर का अमृता को मारा वो थप्पड़ और अमृता के गाल पर छपे वो निशान याद आ जाते हैं। ये याद आते ही आदित्य की हाथ की पकड़ कसती ही जा रही थी। सुधीर चाहकर भी अपना हाथ नहीं छुड़वा पा रहा था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। तभी उसके हाथ से कुछ चरमराने की आवाज आती है और इसी के साथ सुधीर की चीख निकल जाती है। उसकी कलाई नीचे लटकी हुई थी। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। ये देख बहुत से लोग खुश थे। वो लोग चाहते थे कि सुधीर को अपनी गलती की सजा मिले, क्योंकि उसने मुकाबले के नाम पर दरिंदगी दिखाई थी। वहीं कुछ लोगों को सुधीर के लिए बुरा लग रहा था। उनका मानना था कि मुकाबला हो या युद्ध, शत्रु पर रहम नहीं करना चाहिए। पर वही लोग सुधीर के लिए आदित्य से रहम की उम्मीद कर रहे थे। तभी आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, ये मेरी अमृता को नुकसान पहुंचाने की सजा है। तभी सुधीर गुस्से से आदित्य के ऊपर पैर से हमला कर देता है। हमला बेहद तेज और शक्तिशाली था, लेकिन आदित्य उसे भी रोक लेता है और अपने एक हाथ से उसके पैर को पकड़ते हुए दूसरे हाथ की हथेली से जोरदार हमला कर देता है। आदित्य का हमला इतना खतरनाक और सटीक था कि एक ही हमले में उसके पैर की हड्डी भी टूट जाती है। एक बार फिर से सुधीर की चीख पूरे इलाके में गूंज जाती है। आदित्य और अमृता के माता पिता मुस्कुरा रहे थे और आदित्य पर गर्व महसूस कर रहे थे। वहीं बसी और सुस्मिता भी मुस्कुराते हुए खुशी से मैदान की ओर देख रहे थे। तभी अमृता को भी होश आ जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं तो वो मैदान की ओर देखती है। वहां पर सुधीर दर्द से चिल्ला रहा था और आदित्य उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। तभी सुस्मिता की नजर अमृता पर पड़ती है। अमृता वहां से खड़ी होकर उन सब के पास आ रही थी, पर चोटों की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा जाती है। ये देख सुस्मिता जल्दी से उसे सहारा देते हुए कहती है, संभालो खुद को अमृता, तुम्हें उठने की क्या जरूरत थी। ये सुन अमृता आदित्य की ओर देखकर हाथ से इशारा करते हुए कहती है, हाँ, आदित्य को रोको, वो उसे कहीं मार ना दे। तभी वहां खड़ा बसी अमृता को देखते हुए कहता है,
अमृता, इस बार आदित्य जो कर रहा है वो एकदम सही है। उस लड़के ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। सुस्मिता भी बसी की बात सुन सहमति में सर हिलाते हुए अमृता को देख कहती है, हाँ अमृता, बसी सही कह रहा है। वैसे भी यहाँ वरिष्ठ योद्धा मौजूद है, वो किसी को कुछ भी नहीं होने देगी, इसलिए चिंता मत करो, बस मुकाबला देखो। वही मैदान में सुधीर जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई पड़ी थीं। तभी आदित्य उसके पास आता है और उसके पास झुकते हुए कहता है, अगर ये मुकाबला ना होता और तुम मुझे युद्ध के मैदान में ना मिले होते तो अभी तक मैं तुम्हारे प्राण ले चुका होता। ये बोलते हुए आदित्य खड़ा होता है और उसे घूर के देखते हुए एक जोरदार लात मारता है। सुधीर उड़ता हुआ सीधा मैदान से बाहर जाके गिरता है और आदित्य वहां से नीचे आते हुए अमृता की ओर देखता है। वहां अमृता के इलाज के लिए वैद्य आ गए थे और उसका इलाज भी करना शुरू कर दिया था। अमृता का शरीर बहुत मजबूत था, इसलिए बस उसके कोमल शरीर पर कुछ खरोंचें ही आई थी, जो कुछ लेप और औषधीय गोली से ठीक हो जाएगी। ये देख आदित्य को चैन की सांस आती है। वो वापस उन सबके पास जा ही रहा था कि तभी पूरे इलाके में एक हंसी की आवाज गूंज उठती है। सभी की नजर जैसे ही उस आवाज की दिशा में जाती है तो उन्हें वहां एक लड़का काले धुएं से घिरा हुआ आसमान में खड़ा हुआ दिखाई देता है। सबको उसको पहचानने में अधिक समय नहीं लगता है। वो और कोई नहीं सुधीर था। सब उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मांड मंडल के नीचे के योद्धा का बिना किसी जादुई वस्तु की सहायता के उड़ना असंभव था। वही सुधीर तो पहले युद्ध मंडल पर भी नहीं था, पर वो बिना किसी जादुई वस्तु की सहायता के हवा में खड़ा था। तभी वो अपने सर से टोपी हटाते हुए सभी को देखता है। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसे देख वहां बैठे अधिकतर लोग भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि किसी इंसान की आंखें काली नहीं होती हैं। अगर होती भी है तो उनकी, जिनके पास काली अग्नि हो, पर काली अग्नि का इंसान के पास होना और उसका उसे काबू कर पाना असंभव ही था। सुधीर सबको देख रहा था। तभी वो अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है और अपने चेहरे से कुछ पकड़ते हुए निकाल देता है। सभी देखते हैं कि उसके हाथ में एक मुखौटा था और उस मुखौटे के हटते ही उसका शरीर किसी बच्चे के शरीर से बदलकर एक 30 वर्षीय आदमी का रूप ले लेता है। उसका चेहरा भी बदल गया था, पर आंखें अभी भी काली ही थीं। कुछ वरिष्ठ योद्धा उस मुखौटे और उस आदमी को पहचानते थे। वो मुखौटा एक जादुई वस्तु है जिसे चेहरे पर लगाने से इंसान अपने बचपन या बुढ़ापे का रूप धारण कर सकता है। वही वो योद्धा सोल कैचर नाम की प्रजाति से था। ये लोग जीवित लोगों को मारने के बाद उसकी आत्मा को चुरा लेते हैं। इनको आसानी से नहीं मारा जा सकता है, क्योंकि इनके अंदर कोई आत्मा नहीं होती है और न कोई आत्मशक्ति होती है। ये सिर्फ काली शक्तियां इस्तेमाल करते हैं। वहां के सभी लोग डरे हुए थे, क्योंकि वो योद्धा कोई आम योद्धा नहीं था। वो ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था, जो पल भर में वहां मौजूद सभी योद्धाओं को खत्म कर सकता था। तभी वो अपना हाथ आगे आदित्य की तरफ करता है और उसके हाथ में से एक एक फुट का लंबा, मोटा और नोकीला भला, जो कि पीछे से एक जंजीर से बांधा हुआ था, वो आदित्य की तरफ फेंक देता है। वही सब ये देख डर जाते हैं। आखिर वो हमला एक ब्रह्मांड मंडल के योद्धा का था। वही ये देख रघुवीर और भावेश राव तेजी से आदित्य की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले ही वो भाला आदित्य के माथे में घुसने वाला था कि तभी आदित्य एकदम से उसे पकड़ लेता है। ये देख सुधीर, वहां बैठे दर्शक और वरिष्ठ योद्धाओं के साथ साथ रघुवीर और भावेश राव भी हैरान हो जाते हैं। वो हमला बहुत शक्तिशाली था। ये बात तो आदित्य भी मानता था, क्योंकि उसको पकड़कर रोकने से उसके हाथ छिल गए थे। वही सुधीर हैरान तो था, पर खुश भी था, क्योंकि आदित्य ने जो जंजीर पकड़ी थी, वो लोग उसी जंजीर से आत्मा चुराते थे। एक बार उसे कोई पकड़ ले तो वो लोग तुरंत उस जंजीर की सहायता से उसकी आत्मा को चुरा लेते थे। सुधीर भी यही करने वाला था। वो मुस्कुराते हुए काली ऊर्जा उस जंजीर में प्रवाहित कर देता है और वो फैलती हुई आदित्य तक पहुंच भी जाती है। लेकिन कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर भी कुछ नहीं होता है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो हैरानी से आदित्य को देखते हुए मन में कहता है, आखिर ये है कौन और काली शक्ति से इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा है। वही उसे ये नहीं पता था कि वो जिस पर काली शक्तियों का उपयोग कर रहा है, वो खुद काली शक्तियों का राजा है।
उसकी जगह उसने अपने हाथ पैर या तलवार से वार किया होता तो अवश्य ही वो आदित्य को मार सकता था। पर काली शक्ति चाहे जितनी भी ताकतवर हो, वो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती थी। तभी वो उस जंजीर को गायब करते हुए रघुवीर और भावेश राव को देखता है, जो उसकी ओर ही आ रहे थे। रघुवीर भी ब्रह्मांड मंडल का योद्धा था, वही भावेश राव भी ब्रह्मांड मंडल का योद्धा बनने वाला था। सुधीर जानता था कि वो उन दोनों का इस हालत में सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो आदित्य को देखते हुए कहता है, मैं तुमसे अपनी इस हार का बदला लेके रहूंगा। अभी के लिए मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीन रहा हूं। ये बोलते हुए वो काले धुएं में बदलकर भागने लगता है। वही रघुवीर और भावेश राव उसका पीछा करने लगते हैं। आदित्य उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहा था। तभी उसे अचानक अमृता की याद आती है। वो धीरे से अमृता का नाम लेते हुए अमृता की ओर देखता है। अमृता सही सलामत वहीं बैठी हुई मुस्कुराकर आदित्य को देख रही थी। ये देख आदित्य की जान में जान आ जाती है। पर तभी उसके चेहरे के भाव अचानक से गंभीर हो जाते हैं। क्या होगा अब आगे? ऐसा भी क्या देखा है? आदित्य ने जो वो घबरा गया, और क्या अर्थ था सुधीर की बातों का? क्यों आया था वो यहाँ? सवाल बहुत है, पर जवाब एक ही है। बने रहे हमारे साथ।